हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जो तो जी दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है साइंस डिप्लोमा पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो बात करने वाले हैं सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। सोमरफेल्ड ने सन 1919 में 1919 जानते हैं ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 1919 में। हाँ, में बोर के परमाणु मॉडल का एक संशोधित एवं विस्तृत रूप प्रस्तुत किया। हाइड्रोजन की उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करने के लिए सोमरफेल्ड ने यह सुझाव दिया कि यह वास्तविक आवश्यक नहीं है कि एक ही कक्षा में सभी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जाएं समान हों। एक ही कक्षा की कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा दूसरी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से भिन्न हो सकती हैं। अर्थात मुख्य ऊर्जा स्तरों को उप ऊर्जा स्तरों में विभाजित किया गया है। यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर जो मुख्य ऊर्जा स्तरों का है उसको उप ऊर्जा स्तरों में विभाजित किया गया। यह आवश्यक नहीं है कि एक ही कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही वृत्तीय पथ पर घूमते हों, बल्कि उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार पथों पर घूम सकते हैं। मतलब एक निश्चित वृत्तीय पथ पर ना पर घूमने के मतलब एक ही कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, और ये जरूरी नहीं कि वृत्तीय कक्षा में ही घूमे। जैसे कि हम समझा देते हैं, ये हुआ, ये घूम रहा है, ये घूम रिया है, ये भी घूम रिया है। तो यहाँ से ये जरूरी नहीं कि ऐसे में घूमे, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में घूमे। ये थोड़ा ऐसे हो जाए, ऐसे, या ऐसे इधर निकल जाए, ये भी हो सकता है। तो ये इसके कहने का मतलब था, परमाणु का नाभिक दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं के दो फोकसों में से किसी एक फोकस पर होता है। जैसा कि यहाँ पे फिगर दिया गया है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, N4 के इक्वल टू 4 गोलाकार कक्षा, दीर्घ वृत्तीय कक्षा N=4 के इक्वल टू 3, N=4 के इक्वल टू 2, दीर्घ वृत्तीय कक्षा नाभिक। ऐसे ऐसे आप देख पा रहे होंगे। चतुर्थ मुख्य ऊर्जा स्तर के लिए सोमरफेल्ड की वृत्तीय तथा दीर्घ वृत्तीय कक्षा है। और ऊर्जा वृत्तीय कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान Nh/2π होता है। जैसे पहले भी बताया गया था, Nh/2π, जहाँ n एक पूर्ण संख्या, n इलेक्ट्रॉन का मुख्य ऊर्जा स्तर तथा इलेक्ट्रॉन की कक्षा की संख्या है। दीर्घ वृत्तीय कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग kh/2π होता है, जहाँ की एक पूर्ण संख्या k का मान 1 2 3 4 आदि हो सकता है। k का मान इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। k का मान n के मान पर निर्भर करता है। k के किसी मान के लिए n के किसी एक मान के लिए k के n मान होते हैं। k के a मान 1 2 3 4 n है। यदि n=1 हो, n=1 तो k=1, n=2 तो k=1 2, n=3 तो k=1 2 3, ऐसे आदि हैं। जब k और n का मान बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं वृत्ताकार होंगी, अर्थात दीर्घ अक्ष की लंबाई लघु अक्ष की लंबाई के बराबर होती है। अतः n/k दीर्घ अक्ष की लंबाई अपन लघु अक्ष की लंबाई। अब जैसा कि हमारे बोर पूर्वजों से विख्यात है कि जिसके अगर कुछ फायदे हैं तो उसकी कुछ कमियां होंगी। जैसे दैनिक जीवन में अगर विज्ञान बढ़ रहा है तो उसके कुछ सदुपयोग है तो उसके कुछ दुरुपयोग भी होते हैं। तो उस बात के सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल की कमियां बताने वाले। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन की उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या सफलतापूर्वक कर लेता है, परंतु यह मॉडल बोर के परमाणु मॉडल की तरह एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अथवा आयनों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाने में असफल है। सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों को कणों के रूप में माना गया है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की द्वैत प्रकृति डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की खोज तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की मान्यता के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल दोषपूर्ण है। यानी कि जब इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत हमें मिला, तो उसे सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल में भी दोष मिल गया। तब इलेक्ट्रॉन की व्याख्या आप देख पा रहे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नहीं थोड़ा और इलेक्ट्रॉन की व्याख्या भी कर देते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन की व्याख्या
कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था लैंगम्यूर क्या है लैंगम्यूर ने सन 1919 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की व्याख्या पर प्रथम विचार प्रकट किया था। यह विचार केवल आरंभ में कुछ तत्वों के लिए ही सफल हुआ। बोरबरी योजना लैंगम्यूर योजना को बोर तथा बरी ने सन 1921 में संशोधित किया। इस योजना के प्रमुख नियम निम्न है। नियम 1, किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n2 के बराबर होती है, जहाँ n कक्षा की संख्या है। कक्षा संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। पहली कक्षा n = 1 या k कक्षा 2 × 2 की पावर 2 × 1 की पावर 2। दूसरी कक्षा n = 2, 8 होंगे, 18 होंगे, 32 होंगे, इस प्रकार से होंगे। तो दूसरा क्या नियम, अस्थायी परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते और इससे भीतरी कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यह नियम प्रथम कक्षा पर लागू नहीं होता। यानी कि कहने का तात्पर्य, अस्थायी परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और इससे भीतरी कक्षा उपांतिक में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इसका भी पालन किया जाता है। नियम 3, पहली कक्षा के में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है, जिसके भरे जाने के उपरांत ही दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है। इसी प्रकार दूसरी कक्षा L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तथा इससे पूर्ण रूप से भरे जाने के उपरांत ही इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में प्रवेश करता है। जैसे कि आप यहाँ पे बगल में यहाँ पे आप ये देख पा भी रहे होंगे, यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे 1p 2p 2n इस प्रकार से हैं। और नियम 4, सबसे बाहरी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते तथा सबसे बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जब तक उससे भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उतने नहीं हैं जितने 2n2 नियम से होने चाहिए। यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जब और उससे भीतरी कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जब तक उससे भीतरी कक्षा में मतलब एकदम अंतिम पे से तीसरे नंबर पर उधर से पीछे से उसमें 2n2 के नियम से इलेक्ट्रॉन भरे ना जा सकें। कुछ हैं यहाँ पे दिए गए हैं। हाइड्रोजन द्रव्यमान संख्या 1, परमाणु संख्या 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। हीलियम 4 द्रव्यमान संख्या है, परमाणु संख्या 2, प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2। लिथियम द्रव्यमान संख्या 7, परमाणु संख्या 3, प्रोटॉन 3, न्यूट्रॉन 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1। बेरिलियम द्रव्यमान संख्या 9, परमाणु संख्या 4, प्रोटॉन 4, न्यूट्रॉन 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,2। बोरान द्रव्यमान संख्या 11, परमाणु संख्या 5, प्रोटॉन 5, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,3। कार्बन द्रव्यमान संख्या 12, परमाणु संख्या 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, संख्यात्मक उदाहरण, जिसे आप देख लीजिए। सोडियम तत्व में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉनों की संख्या व विन्यास तथा संयोजकताएं बताइए। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन संख्या = इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। परमाणु भार द्रव्यमान प्रोटॉन संख्या पर न्यूट्रॉन संख्या। परमाणु भार = 11 + 12 = 23। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1। बाह्य कक्ष में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, इसकी संयोजकता भी +1 है। इस प्रकार से दूसरा आप देख सकते हैं, दिख रहा है। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करने का कार्य करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, जिससे आने वाली वीडियो में हमें भी इंटरेस्ट मिलेगा
आपको भी बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है। और हाँ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का बुक के पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है ना, आपके लिए दी गई है। जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपके बुक के पीडीएफ मिल जाएँगे, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी चीज़ मिलते रहेंगे, न्यूज़ के अपडेट, नोट्स और पेपर से रिलेटेड कुछ मॉडल पेपर भी आने वाले हैं। तो हाँ, पेपर आने दीजिए तब आएँगे, तो जाके ज्वाइन करिए, बहुत सारी न्यूज़ मिलने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। सबसे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।